और ये फेसबुक पे भी लाइव हो चुका है। तो गुड मॉर्निंग अगेन फ्रेंड्स। जिन लोगों ने मैसेज किया है इनबॉक्स में मैं देख रहा हूँ 28 लोगों के मैसेज हैं, तो सबके एक एक करके मैसेज लेकर के मैं आप ही लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। विंटर का टाइम है, मैं भी चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस सेशन को हम खत्म करें। जो महत्वपूर्ण जानकारी आज हम पैंटी लाइनर के बारे में शेयर करने वाले एक दूसरे के साथ, उसके बारे में बात करेंगे और सेशन को खत्म करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इसमें जो पैंटी लाइनर यूज कर रहे हैं। बहुत सारी फीमेल हैं इस मीटिंग में जुड़ी जो पैंटी लाइनर यूज कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जो पैंटी लाइनर का बिजनेस भी कर रही है, मतलब पैंटी लाइनर को प्रमोट कर रही है और सेल कर रही है। बहुत सारी फीमेल ऐसी भी होंगी जिन्होंने पैंटी लाइनर यूज नहीं किया, मेल तो यूज नहीं कर सकते। और बहुत सारे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पैंटी लाइनर को ज्यादा प्रमोट नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैंटी लाइनर को ज्यादा प्रमोट नहीं करते। तो पैंटी लाइनर को प्रमोट ना करने, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने बिजनेस में बताते हैं कि जो सैनिटरी नैपकिन है वो हमारा डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है। डोर ओपनिंग प्रोडक्ट मतलब सबसे कम प्राइस का है। इसका डेमो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव मतलब इतना इफेक्टिव है कि अगर आप 100 लोगों को डेमो दिखाते हैं तो उसमें से 90% लोग इसको परचेज करते हैं। इट इज मोर देन 90%। तो ये इतना इफेक्टिव इसका डेमो है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ टीएंस एंड इट्स अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, सदाबहार प्रोडक्ट जिसकी सेल कभी नीचे नहीं जाती। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। तो जब आप पैड को प्रमोट करते हैं, पैड के ऊपर बिजनेस करते हैं, तो डेफिनेटली पैंटी लाइनर उससे अच्छा बिजनेस आपको दे सकता है। पैंटी लाइनर का प्राइस पैड से थोड़ा ज्यादा है, तो उसके ऊपर रिटेल प्रॉफिट भी आपको ज्यादा मिलेगा, पीवी और बीवी भी ज्यादा मिलेगा। अब जितने लोग, मैंने ये डेटा कंपनी की मदद से भी हासिल करने की कोशिश की और डिफरेंट डिफरेंट लोगों से जानकारी लेकर के भी हासिल करने की कोशिश की, तो मेरा जो अपना ओपिनियन है, पैंटी लाइनर का सेल पैड से ज्यादा होना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। लेकिन आयरॉनिकली पैंटी लाइनर का सेल पैड की अपेक्षा 50% भी नहीं, बहुत कम है। अगर आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य लगेगा कि जितने पैड्स बिकते हैं उसके मुकाबले में 25 to 30% ही पैंटी लाइनर्स बिकते हैं। इसकी एक वजह यह है कि इसके बारे में बहुत सारे लोग यूज नहीं करते। अगर आप जब तक यूज नहीं करेंगी सारी महिलाएं, एक तो उनको पता नहीं चलेगा कि ये कितना यूजफुल प्रोडक्ट है, और दूसरा इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस या ट्रेनिंग, पैड के ऊपर बहुत सारे डेमो और ट्रेनिंग्स होते हैं, अलग से पैंटी लाइनर के ऊपर कुछ भी नहीं। तो आज मैंने डिसाइड किया कि केवल एक ये सिंगल प्रोडक्ट जो पैंटी लाइनर है वो हमारे महिलाओं के लिए कितना यूजफुल प्रोडक्ट है, उस पर भी बात करेंगे। और आप लोगों को इस चीज का, इस सेशन में दी गई जानकारी का फायदा उठाना है, अपने लिए तो यूज करना ही है और प्रमोट भी इसको करना है। बिकॉज मैं क्यों कह रहा हूं कि ये पैड से ज्यादा सेल हो सकता है, उसका मैं वजह बताता हूं। पैड कौन यूज करेगा, सैनिटरी नैपकिन कौन यूज करेगा? सैनिटरी पैड वो यूज करेंगे जो महिलाएं पीरियड्स में होती है। पीरियड्स में महिलाएं 3 से 5 दिन होती है नॉर्मली। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग चीज है कि वो ऊपर नीचे हो जाते हैं दिन, लेकिन पीरियड्स में महिलाएं नॉर्मली 3 से 5 दिन होती है। 13-14 साल की उम्र से पीरियड्स में होना शुरू करती हैं और 40 to 50 के बीच में सभी महिलाओं का एवरेज जो एज है मेनोपॉज का वो 45 इयर्स है। तो 40 to 50 के बीच में अलग अलग लोगों का अलग अलग उम्र होती है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो जब पीरियड शुरू नहीं हुए हैं, यानी 12-13 साल की उम्र से पहले जो फीमेल हैं, जो लड़कियां हैं, वो पैड नहीं यूज करेंगी लेकिन पैंटी लाइनर यूज कर सकती हैं। मेनोपॉज होने के बाद, यानी 40-45 उम्र के बाद जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं नेचुरल तरीके से, उसके बाद पीरियड्स नहीं हो रहे तो सैनिटरी पैड वो यूज नहीं करेंगे। लेकिन एक महिला पूरी उम्र, पूरी जिंदगी पैंटी लाइनर यूज कर सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान जब पीरियड्स नहीं हो रहे होते तो पैड नहीं यूज होता है लेकिन पैंटी लाइनर यूज हो सकता है। ऐसी महिलाएं जिनको किसी भी वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से उनका यूट्रस निकाल दिया, ओवरी निकाल दिया, तो उस केस में उनके पीरियड्स रुक जाते हैं, लेकिन पैंटी लाइनर वो भी यूज कर सकती है। इसके अलावा कुछ एक हेल्थ इश्यूज में, जैसे पाइल्स है या मोच का केस है, स्वेलिंग के केसेस हैं, ऐसे सब चीजों में मेल भी पैंटी लाइनर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पैंटी लाइनर इस्तेमाल करने लायक लोगों की संख्या पैड इस्तेमाल करने लायक लोगों, जो क्लाइंटेल बेस्ड है, उससे कहीं ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा है।
लेकिन फिर भी इसकी सेल कम है। क्यों कम है? क्योंकि बहुत सारे लोग पैंटी लाइनर यूज ही नहीं करते। पैड के यूज करने का तो एक है कि हाँ हाइजीन का रीजन है, और जो डिस्चार्ज निकलता है पीरियड्स के दौरान उसको एब्जॉर्ब भी करना होता है, कपड़ों में दाग लगने से भी बचाना है, तो पैड के बारे में सबको पता है, पैड सभी यूज करते हैं। लेकिन पैंटी लाइनर का क्या रोल है? वो हाइजीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्यों है मैं आपको बताता हूं। एक फीमेल के लिए अगर गायनेकोलॉजिकल हाइजीन की मैं बात करूं, तो जो उसका वेजाइनल पार्ट या प्राइवेट पार्ट हम इस्तेमाल करें, तो जो प्राइवेट पार्ट होता है उससे कई तरह से एक्सटर्नली इन्फेक्शन हो सकता है। एक्सटर्नल इन्फेक्शन किन केसेस में हो सकता है? सबसे ज्यादा एक्सटर्नल इन्फेक्शन महिलाओं को होता है, वो होता है टॉयलेट के इस्तेमाल करने से। महिलाएं टॉयलेट जब वो यूरिन करे तब भी और लैट्रिन करे तब भी टॉयलेट को इस्तेमाल बैठ के ही करती है। लैट्रिन करने के समय मेल फीमेल दोनों ही बैठते हैं, लेकिन महिलाएं दोनों ही टाइम में यूरिन पास करने के समय भी वो बैठ के ही करती है। तो जो टॉयलेट की सीट होती है उससे या ग्राउंड लेवल से उनके प्राइवेट पार्ट की जो प्रॉक्सिमिटी होती है, जो डिस्टेंस होता है, जो डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में गैप होता है, वो मेल के बनिस्बत कम होता है। जब वो यूरिन पास करते हैं या लैट्रिन करते हैं तो जो डिस्चार्ज बॉडी से निकलता है, वो जब पॉट को हिट करता है उससे जो छींटे उड़ते हैं वो उनके प्राइवेट पार्ट पे आते हैं, या फिर जो बैक्टीरिया होता है वो उसके कांटेक्ट में, उनके प्राइवेट पार्ट के कांटेक्ट में आता है। उसके बाद जब उनका टॉयलेट का काम खत्म हो जाता है उसके बाद ऑब्वियसली वॉश करती है फीमेल। बहुत सारी फीमेल नहीं करती होंगी लेकिन ज्यादातर फीमेल वॉश करती है। लेकिन क्या हर बार वॉश करते समय आप सोप का इस्तेमाल करते हैं? या आपका सोप ऐसा है जिसका पीएच लेवल इस तरह से बैलेंस किया गया हो कि वो जेनिटल्स के लिए उपयुक्त हो? ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। तो जिसकी वजह से वॉश करने की वजह से गंदगी या बदबू का प्रॉब्लम तो कम कर सकते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया जो टॉयलेट सीट से आपके प्राइवेट पार्ट्स में आ गया है आप उसको खत्म नहीं कर सकते। जब हम हाइजीनिंग की, टॉयलेट के हाइजीनिंग की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्मली आजकल ज्यादातर घरों में वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स हैं। ऑफिसेस में, मॉल्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में तो वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट ही है। वेस्टर्न स्टाइल की टॉयलेट की जब आप सीट पे बैठते हैं और करने के बाद आप भी उसको फ्लश करते हैं, अगर आपको टॉयलेट हाइजीनिंग और एटिकेट्स हैं तो आप उसको फ्लश करते हैं, और बहुत सारे लोग फ्लश करते हैं। लेकिन फ्लश करने से जो पॉट है उसका इंटरनल क्लीनिंग तो हो जाता है, लेकिन जिस सीट पे आप बैठते हैं, जिस सीट के कांटेक्ट में आपकी स्किन आती है, क्या उसकी क्लीनिंग होती है हर बार? अब आप मान लीजिए किसी वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में गए, मॉल में, रेस्टोरेंट में, मार्केट में, कहीं भी, या अपने घर में भी। घर में नॉर्मली क्या है, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है तो कई लोगों में इतने एटिकेट्स नहीं होते, या कई लोग कई बार भूल जाते हैं कि जब मेल जाता है टॉयलेट तो वो जो टॉयलेट की सीट है उसको हर बार उठाता नहीं है। वो खड़े होकर के यूरिन पास करता है तो यूरिन के कुछ ड्रॉपलेट्स टॉयलेट की सीट पे भी गिरते हैं, वो कुछ मिनट्स में सूख जाता है। तो दिखने में तो टॉयलेट का सीट एकदम साफ लगता है, लेकिन वो इन्फेक्टेड हो सकता है। उस पे ऐसे बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट को इन्फेक्शन दे सकते हैं। जब आप एक ऐसा टॉयलेट यूज करते हैं जो मल्टीपल लोग यूज करते हैं, जैसे मॉल्स में हो गया या मार्केट में हो गया, ऑफिस का टॉयलेट हो गया, मान लीजिए फीमेल का टॉयलेट है, आप बोलेंगे उसमें मेल नहीं जाता, फीमेल टॉयलेट है, उसमें सारी फीमेल जाती है, फीमेल जाती है, वो उस पर बैठ के करती है, उसके बाद उसको फ्लश कर देती है, लेकिन जो ऊपर की सीट है वो साफ नहीं है, क्योंकि उसको तो बैठ के ही करना है, उसको उठा के तो कर नहीं सकते। उसके बाद आप गए, आप भी उसी सीट पे बैठे और आपने यूरिन किया, उठे, फ्लश किया, बाहर निकल गए। आपने ये नहीं सोचा कि हो सकता है आपसे पहले जिस महिला ने उस टॉयलेट की सीट को यूज किया था उसको अगर कोई इन्फेक्शन रहा हो तो? यूटीआई हो सकता है, व्हाइट वाटर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इंटरनल इन्फेक्शन हो सकती है, किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी तरह का कोई स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी हो सकती है। तो वो उस जो आप जिस जिस महिला ने आपसे पहले उसको इस्तेमाल किया, उस महिला की बॉडी से, स्किन से उस टॉयलेट सीट में ट्रांसफर होगा और वापस टॉयलेट की सीट से आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से प्राइवेट पार्ट्स का इन्फेक्शन एक्सटर्नल रीजन से होता है। दूसरा रीजन क्या है? अंडरगारमेंट्स। महिलाएं किसी भी मटेरियल का, कॉटन का, मोस्टली अंडरगारमेंट्स महिलाएं कॉटन का इस्तेमाल करती है। कॉटन का इस्तेमाल करते हो या किसी भी, पीरियड्स हो रहा हो या ना हो रहा हो,
प्राइवेट पार्ट से फ्लूइड डिस्चार्ज हमेशा होता रहता है, तरह तरह के हार्मोन का रिसाव होता है। वो फ्लूइड जो डिस्चार्ज होता है वो बेसिकली एक तरह से हाइजीन को प्रमोट करने के लिए ही होता है। वो वहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट बना के रखने के लिए होता है। पीएच वैल्यू जो प्राइवेट पार्ट का होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए भी फ्लूइड डिस्चार्ज होता है प्राइवेट पार्ट से। वो जो फ्लूइड है वो जब आपके अंडरगारमेंट्स पैंटी के कांटेक्ट में आता है तो आप देखेंगे वो एरिया पैंटी का जहां पे प्राइवेट पार्ट टच होता है वो एरिया में से पैंटी जो है वो डिस्कलर हो जाती है, उसका कलर फेड हो जाता है, या वो वहां पे वो हार्ड हो जाता है। कभी सोचा है इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है? आप पूरी तरह से हेल्दी हो सकते हैं, हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारी नहीं होगा इन्हें, लेकिन फिर भी जो अंडरगारमेंट आप यूज करते हैं वो स्पेसिफिक स्पॉट पे वो डिस्कलर भी ज्यादा होता है, फेड भी ज्यादा होता है, और वहां से वो हार्ड भी हो जाता है वो मटेरियल। उसका रीजन है जो एसिडिक फ्लूइड डिस्चार्ज होता है आपके प्राइवेट पार्ट से कंटिन्यूअसली, वो जब उस कपड़े के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जो कलर या कलरिंग केमिकल है, या जो उस कपड़े का टेक्सचर है, या जो उस कपड़े का मटेरियल है, उसको अफेक्ट करता है। आप बोलेंगे कि केमिकल डिस्चार्ज क्यों होता है? केमिकल डिस्चार्ज एक्चुअली होता है बाहर से आने वाले इन्फेक्शन को किल करने के लिए, लेकिन वो डिसॉल्व होता है आपके गारमेंट्स के कलर के साथ। वो उसके केमिकल कंपाउंड को, कलर अगर डिस्कलर हो रहा है इसका मतलब वो जो कलर है वो डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व हो रहा है मतलब वो कलर, अपने जैसे कोई भी कलर होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल होते हैं, वो ब्रेक हो रहे हैं। उसमें बहुत सारे कलर ऐसे, केमिकल ऐसे होते हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट की जो स्किन है जो सेंसिटिव है उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो एक इन्फेक्शन वहां से हो सकता है। उसके अलावा जब समर में आप अंडरगारमेंट्स पहनते हैं तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब करता है। स्वेट को एब्जॉर्ब करने के बाद वहां पे बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है। बैक्टीरिया फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि जो आपका प्राइवेट पार्ट है या जो आप अंडरगारमेंट्स पहनते हैं वो ग्रोइन एरिया ऐसा एरिया है जहां पे नेचुरली हवा बहुत कम जाती है। आप अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, उसके ऊपर से कोई भी कोई साड़ी पहनते हैं या पेटीकोट पहनते हैं या सलवार पहनते हैं या जीन्स पहनते हैं या नॉर्मल कोई पैंट पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, तो 2-3 लेयर तो कपड़ों के हो जाते हैं। उसके अलावा वो एरिया भी ऐसा है जहां पे नेचुरली ही हवा का प्रवाह बहुत कम होता है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही मिनिमम होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से उस एरिया में बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करता है। बाकी एरियाज के आपने देखा होगा कि जो भी बॉडी का पार्ट ज्यादा कवर्ड होता है, जैसे अंडर आर्म्स हैं या जो हम जूते पहनते हैं, सॉक्स में बदबू ज्यादा होती है। बदबू ज्यादा रीजन होने का रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि स्वेटिंग तो हर जगह होती है। स्वेटिंग तो सिर पे, जब आप धूप में निकलते हैं बाहर तो आपके फेस पे, आपके सिर पे सबसे ज्यादा स्वेटिंग होती है, माथे पे। लेकिन उस स्वेट में कोई बदबू नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट खुली हवा के कांटेक्ट में है। जो सीलन जैसी बदबू है वो बंद कमरे में आती है, खुली हवादार घर में नहीं आती है। जब किसी घर को आप बहुत दिनों के बाद खोलते हैं तो क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे सब खोल देते हैं, पंखा वंखा ऑन कर देते हैं ताकि एयर सर्कुलेशन हो। उससे होता क्या है बेसिकली? बेसिकली होता क्या है कि जहां पे भी मॉइस्चर है और ऑक्सीजन की सप्लाई, हीट है, मॉइस्चर है और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, वहां पे बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करता है, बहुत कई गुना तेजी से ग्रो करता है, 200 टाइम्स फास्टर। तो ऐसे ही बंद कमरे में हो जाता है। ऐसे ही ऐसा एरिया जो अंडर आर्म्स है या जूते के अंदर सॉक्स में है या आपके प्राइवेट पार्ट्स का एरिया है, वहां पे हीट होता है, स्वेटिंग की वजह से मॉइस्चर होता है। इवन विंटर्स में भी ऐसे एरियाज में स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग की वजह से मॉइस्चर होता है और उसके अलावा वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ही लिमिटेड, इनसफिशियंट है, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करता है, इसलिए वहां पे स्मेल भी होती है। तो उसकी उसकी वजह क्या है? बैक्टीरिया तेजी से ग्रो हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। जब आप बंद कमरे को खोलते हैं या किसी कपड़े में पसीने की बदबू होता है तो खुली हवा में उसको डाल देते हैं तो वो चला जाता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन मिलता नहीं है। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से क्या होता है कि वो जो एरिया है वहां पे बैक्टीरिया जब बहुत तेजी से ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली वो आपके प्राइवेट पार्ट्स को, आपके गायनी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो एक ये भी रीजन है। एक्सटर्नली इन्फेक्शन होने का एक रीजन है कि जिस तरह से हमारा एनवायरनमेंट है उसमें आप ध्यान दीजिए, ज्यादातर महिलाएं अपने अंडरगारमेंट्स को कैसे सुखाती है। धोने के बाद कई महिलाएं उसको तार पे डाल के सुखाती तो है, लेकिन उसके ऊपर से कोई टॉवल या कोई कपड़ा ढकने की वजह से डाल देती है। ये एक तरह से फायदेमंद भी है, नुकसानदेह। नुकसानदेह क्यों है? क्योंकि उसमें डायरेक्ट धूप या हवा नहीं लगती, तो बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म नहीं होता। लेकिन अगर आप उसको खुले में भी सुखाएं तो उसमें क्या होगा कि कई बार क्या होता है, चिड़िया वगैरह आकर के बैठ जाती है,
कई लोग इतने सावधान होते हैं, कई लोग इतने सजग होते हैं कि अंडरगारमेंट्स को धोते हैं तो उसमें कोई भी डिसइंफेक्टेंट जैसे डेटॉल वगैरह डाल देते हैं। लेकिन जब आप उसको सूखने के लिए बाहर डालते हैं तो हवा चलती है, धूल मिट्टी उस पर आकर के गिरती है, या बाहर की हवा में जो पोल्यूशन है वो उसके कांटेक्ट में आता है, या फिर जो चिड़िया वगैरह कभी कई बार आकर के बैठ जाती है। आपने देखा होगा, गौर किया होगा, जो आपके अंडरगारमेंट का जो वो हिस्सा होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कांटेक्ट में होता है, उसमें 2 या 3 लेयर होती है। वो बाकी उस गारमेंट के बाकी पार्ट की अपेक्षा ज्यादा थिक और मोटा होता है। तो कई बार जब कपड़े लोग उठाते हैं तो बाकी पार्ट तो सूख चुका होता है, वो पार्ट पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ, तो उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, उसके साथ ही उसको अलमारी में रख दिया जाता है। बाकी कपड़ों की तरफ से खुले में हैंगर में टांग के नहीं रखा जाता, अलमारी में किसी कोने में उसको ठूस दिया जाता है, या किसी पॉलिथीन में थैले में बंद करके रख दिया जाता है। तो उस केस में भी वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद, मॉइस्चर पहले से था, फिर से क्या होगा, बैक्टीरिया प्रोडक्शन उसमें होगा। अगली बार जब आप उसको पहनेंगे तो आप अपने हिसाब से तो साफ अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं, लेकिन आप पहले एक ऐसा अंडरगारमेंट पहन रहे हैं जो पहले से बैक्टीरिया से या किसी और चीज से इन्फेक्टेड। तो ये तो सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आपको पैंटी लाइनर की जरूरत पड़ती है। अब पैंटी लाइनर करता क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा पैंटी लाइनर और किन चीजों में फायदा पहुंचाता है, बहुत सारे रीजन से आप पैंटी लाइनर को प्रमोट करते भी हैं। तो जो हमारा टीएंस का एरीज पैंटी लाइनर है, ये आपको इन सारी चीजों से होने वाले इन्फेक्शन से कैसे बचाता है। जिसको कोई गायनी प्रॉब्लम है, जैसे कि व्हाइट या येलो वाटर डिस्चार्ज या किसी और तरह की, उनके लिए तो फायदेमंद ये है ही। प्रिकॉशन के तौर पे कई लोग सिर्फ ये सोच के पैंटी लाइनर, आप में से शायद कई लोग ऐसे होंगे जो पैंटी लाइनर ये सोच के नहीं पहनते होंगे कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो व्हाइट वाटर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो यूट्रस भी ठीक है, मेरे तो पीरियड्स भी नॉर्मल आते हैं, मुझे जब कोई गायनी हेल्थ इश्यू है नहीं तो मैं क्यों पैंटी लाइनर यूज करूं, क्यों फालतू में अपना पैसा खर्च करूं। तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं महीने का 250-300 रुपए बचाने के चक्कर में, इंतजार कर रहे हैं कि गायनी प्रॉब्लम हो तब मैं इलाज करवाऊं और ज्यादा पैसे खर्च करूं और उस बीमारी को झेलूं? क्योंकि इतने सारे एक्सटर्नल रीजन्स मैंने बताए जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ये सारे मैंने एक्सटर्नल रीजन्स बताए। इंटरनल रीजन्स भी हैं, तो उसके बाद तो बीमारी हो जाती है तब वो पता चलता है, तब तो आप इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि तब तो आपको इलाज लगता है। लेकिन ये बीमारियों से बचने की बात है। कुछ लोगों की दलील होती है इतने सालों से लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया, तो ये एक नई चीज है। क्यों है? क्योंकि पहले महिलाएं ज्यादातर पैंटी पहनती नहीं, बहुत सारी महिलाएं तभी जब घर से बाहर जाती है तभी उसका इस्तेमाल करती थी, तो उसकी वजह से एयर सर्कुलेशन की प्रॉब्लम थोड़ी कम होती थी। टॉयलेट भी इंडियन स्टाइल होता था ज्यादातर, तो जिसमें डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में टॉयलेट का सीट नहीं आता था। लेकिन अब वो प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, अभी ज्यादातर महिलाएं राउंड द क्लॉक यूज करती है पैंटी को, बाहर भी जाते हैं, दिन में हफ्ते में 3-4 बार तो बाहर जाना ही पड़ता है। पहले महिलाएं इतनी ज्यादा बाहर भी नहीं जाती थी अगर वो वर्किंग नहीं है तो ये सारे जो चेंजेस सोसाइटी में आए हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन के लिए आप ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, तो अभी ये ज्यादा जरूरी हो गया है। अब मैं बताऊंगा कि पैंटी लाइनर इसमें कैसे आपको इन एक्सटर्नल इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं और कैसे फायदा पहुंचाता है। उसके लिए मैं पहले दिखाना चाहूंगा कि जो टीएंस मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के पैंटी लाइनर अवेलेबल है। नहीं यूज करने से तो यूज करना बेहतर है फिर भी, लेकिन टीएंस का एरीज पैंटी लाइनर ही क्यों, इसके लिए मैं आपको पहले बताऊंगा कि एरीज पैंटी लाइनर होता क्या है। निधि मैम या सोनल मैम बताएंगे स्क्रीन विजिबल है या नहीं? यस सर। ओके, ये स्क्रीन, ये एरीज पैंटी लाइनर का जो पिछला हिस्सा है वो पैकेट का, वो मैं दिखा रहा हूं आपको। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एरीज पैंटी लाइनर है इसमें 5 लेयर होते हैं। पहला लेयर द सिल्की एंड सॉफ्ट कॉटन फास्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस, यानी जैसा कि मैंने आपका ध्यान दिलाया कि जब आप ये पैंटी लाइनर को इस्तेमाल करते हैं और पैंटी लाइनर को पैंटी को इस्तेमाल करते हैं तब देखते हैं कि एक पर्टिकुलर हिस्सा उसका
डिस्कलर हो जाता है या वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राइवेट पार्ट से हमेशा एक जो हार्मोन है वो डिस्चार्ज होता है, तो ये उसको तेजी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसकी वजह से आपके एक्सटर्नल स्किन के सरफेस पे जो किसी भी तरह का रैशेज होने का चांसेस या किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का चांसेस है, उसको रोक देता है, एकदम सॉफ्ट रखता है। मॉइस्चर कम हो जाता है, नमी कम होने की वजह से बैक्टीरिया के पैदा होने के चांस को ये कम करता है। तो ये आपको कंफर्टेबल, क्लीन एंड ड्राई रखता है। इसका सेकेंड जो लेयर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। सेकेंड लेयर क्या है? एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन, जिसको एनायन भी बोलते हैं, एनायन चिप with international advanced technology, special padding design, healthy and environment friendly। अब ये एक्टिव ऑक्सीजन और एनायन चिप होता क्या है? बहुत सारे आपको मार्केट में एक्टिव ऑक्सीजन चिप वाले या एनायन चिप वाले, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला पैंटी लाइनर केवल एरीज ही बनाता है। तो जब एरीज का ये पैंटी लाइनर आप यूज करते हैं, तो ये जो चिप है, ये जैसे ही गीला होता है, जैसे ही आपके प्राइवेट पार्ट से निकलने वाला कोई डिस्चार्ज इसको गीला करता है या स्वेट की वजह से गीला होता है, गीला होने के बाद ये एनायन यानी नेगेटिव आयन, जिसको एयर वाइटमिन्स भी बोलते हैं, हवा में मौजूद होने वाले विटामिन, वो रिलीज करना शुरू कर देता है और ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर देता है। जैसा कि मैंने बताया कि मॉइस्चर है, हीट है और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो बैक्टीरिया फॉर्म होगा, लेकिन ये 12 घंटे तक ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है और सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये कॉन्टिन्यूअस बैक्टीरिया को किल करता रहता है। यानी आप टॉयलेट की सीट पे बैठे, उस सीट में पहले से कोई इन्फेक्टेड महिला बैठी थी, या टॉयलेट की सीट में जो बैक्टीरिया किसी भी वजह से है वो आपके बॉडी के कांटेक्ट में आया, आपने टॉयलेट करने के बाद, यूरिन पास करने के बाद वापस से अपना अंडरगारमेंट पहना, ये आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आया, एक्टिव, उससे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, वो जो बैक्टीरिया आपके प्राइवेट पार्ट के को इन्फेक्ट करने वाला था उसको इसने तुरंत किल कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन बैक्टीरिया को तुरंत किल कर देता है, यानी आप इन्फेक्शन से बच गए। और जो स्वेटिंग की वजह से या किसी और रीजन से जो नेचुरली आपकी बॉडी में प्राइवेट पार्ट में जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहा है, ये उसको कॉन्टिन्यूअसली किल करता रहता है, यानी बैक्टीरिया फॉर्मेशन को आपके प्राइवेट पार्ट में ये कंप्लीटली खत्म कर देता है। तो बैक्टीरिया से होने वाले किसी भी इन्फेक्शन से ये आपको बचाता है। इससे आपको क्या क्या फायदे होते हैं? आपको यूटीआई होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। अब यूटीआई कितना खतरनाक है, कुछ लोगों को लगता है कि यूटीआई तो केवल एक्सटर्नल इन्फेक्शन है, ऐसा नहीं है। यूटीआई अगर आपको बार बार हो रहा है, वैसे तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जहां से यूरिन पास होता है उस रास्ते का, लेकिन अगर इसको टाइम से ट्रीट नहीं किया गया या ये आपको बार बार हो रहा है, तो ये धीरे धीरे पास ऑन करके आपकी किडनी तक पहुंच सकता है, आपके यूट्रस तक पहुंच सकता है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट के सबसे नजदीक यूट्रस ही होता है, तो वो इन्फेक्शन आपके यूट्रस तक तो अपने आप ही पहुंच जाएगा। लेकिन जो आपका यूरिन का ट्यूब है जो किडनी से कनेक्टेड होता है ब्लैडर के थ्रू, पहले वो यूरिन ब्लैडर तक पहुंचेगा और फिर ब्लैडर से होता हुआ किडनी तक पहुंच जाएगा। अब सोचिए, एक मामूली सी लापरवाही से अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। एक मामूली लापरवाही आपके किडनी में इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। यूटीआई तो होना ही होना है। महिलाओं को आजकल ज्यादा यूटीआई की संख्या जो बढ़ी है, यूटीआई होने की घटनाएं जो बढ़ी है, उसका रीजन यही है क्योंकि इन्फेक्शन होने की घटनाएं बढ़ी है। बहुत सारे लोग जो वर्कआउट करते हैं, जिम जाने वाली लड़कियां हैं, ऑफिस जाने, सबको ये हमेशा यूज करना ही चाहिए। थर्ड लेयर इसका एयर लेड पेपर है, जो लिक्विड डिस्चार्ज जो थोड़ा बहुत होता ही रहता है नॉन पीरियड डेज में भी। किसी को लगता है कि मेरे को व्हाइट वाटर डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज, तो उसके डिफरेंट टाइप के कलर या टेक्सचर या ज्यादा मात्रा में होने की वजह से पता चलता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में डिस्चार्ज 24/7 फीमेल को होता ही रहता है, चाहे वो पीरियड डेज में हो या ना हो, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। ये एक नेचुरल फेनोमेनन है जो प्राइवेट पार्ट को सेव करने के लिए बनाया गया है। उसमें कुछ भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, एंजाइम्स का डिसबैलेंस हुआ, तो ये होता रहता है। तो ये उसको एब्जॉर्ब करके रिलीज पेपर के थ्रू सबसे एक्स्ट्रा फोर्थ लेयर की तरफ भेज देता है, जो वापस नहीं आता। तो उससे उसमें जो केमिकल्स होते हैं, जैसे जो अंडरगारमेंट में जा रहा था और वहां के केमिकल को डिसॉल्व करके वापस से आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उससे आप बच जाते हैं। फोर्थ लेयर, इम्प्रेमेबल एंड ब्रीदेबल बॉटम फिल्म। ये जो बॉटम फिल्म है वो नेचुरल, ये ब्रीदेबल है। ब्रीदेबल है मतलब हवा इसके आर पार होती है, तो हवा आर पार होने की वजह से जो नेचुरल हवा आने जाने की घटना है, ये उसको ब्लॉक नहीं करता। ये मार्केट में मिलने वाले किसी भी पैंटी लाइनर में ये खूबी नहीं होती, क्योंकि जो उनका आखिरी लेयर होता है
रिलीज पेपर के बाद जो आखिरी जो एक्सटर्नल लेयर होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो प्लास्टिक का होता है। वो प्लास्टिक का होने की वजह से क्या करते हैं, वो नेचुरल एयर के सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो बैक्टीरिया मारने की एफिकेसी उनकी कम हो जाती है। वो बैक्टीरिया को बढ़ाने को ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो ये था टीएंस का एरीज पैंटी लाइनर। एरीज पैंटी लाइनर किस किस कंडीशन में यूज किया जा सकता है? हर महिला हमेशा जब भी वो पैंटी पहनती है, उसको पैंटी लाइनर लगा के इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा ये बीमारियों से बचने के, क्योंकि जिस तरह से आपको लग रहा होगा कि ये केवल इन्फेक्शन का सवाल है, ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन जो यूटीआई होता है, कई बार तो इचिंग की वजह से, या कुछ लोग इस चीज को ध्यान नहीं दे पाते कि उनको लगता है कि प्राइवेट पार्ट है, नेचुरली इचिंग होती है पसीने की वजह से। कुछ लोगों को जो प्राइवेट पार्ट में थोड़ी बहुत इचिंग होती भी है, तो उनको लगता है कि पसीने आता है, पसीने की वजह से हो रही होगी, अब वो उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो उस इचिंग की वजह से, उस कॉन्टिन्यूअस इचिंग की वजह से क्या होता है, वो इन्फेक्शन शुरू हो जाता है कैरी होना, और कैरी होकर के वो पहुंचता है यूट्रस तक। यूट्रस में वो क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम है उसको इन्फेक्ट करता है, जिससे उसकी थिकनेस, उसके वॉल की थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर सिंस हमारा जो महिलाओं का जो यूट्रस है, वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड है, कहां से? ओवरी से। तो जब वो ओवरी में जाता है, फेलोपियन ट्यूब में जाता है, तो फेलोपियन ट्यूब का थिकनेस को, डायमीटर को, थिकनेस को बढ़ाना, उसमें स्वेलिंग उसको बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लॉकेज होने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। अगर ये इन्फेक्शन ओवरी तक कैरी हुआ, तो कई बार पीसीओएस वैसे हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है मोस्टली, बट उसके अलावा जो यूट्रस में या फिर ओवरी में जो फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम होती है, उस तक को ये ट्रिगर कर सकता है। और आप सब जानते हैं कि पहले की अपेक्षा ये प्रॉब्लम्स आज के डेट में बढ़ रही है। तो आप बोलेंगे कि जिनको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, जो छोटी बच्चियां हैं 8-10 साल से ऊपर की, या जो जिनकी शादी नहीं हुई है, या जो ऑफिस नहीं जाती है, उनको क्या जरूरत है? तो कई बार ये लापरवाही कंसीव ना करने का रीजन भी बन सकती है। तो इस वजह से जरूरी है, क्योंकि अभी आप पैंटी तो पहनते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई वो हो रही है, ज्यादा एक्टिव है, तो स्वेटिंग भी उस पार्ट में ज्यादा होता है। इसके अलावा जो सेफ्टी है, प्रिकॉशन के तौर पे पैंटी लाइनर यूज करने के अलावा पैंटी लाइनर और कौन यूज कर सकता है? जिन लोगों को भी किसी भी तरह का गायनी इन्फेक्शन है। ऐसा नहीं है कि केवल यूटीआई है, खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, रैसेस हो रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, तभी यूज करना है। किसी भी तरह का गायनी इन्फेक्शन है, अगर किसी को पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है, उस केस में भी पैंटी लाइनर इस्तेमाल करना है। किसी को यूट्रस में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ी है, एंडोमेट्रियोसिस है, या जिन लोगों को यूट्रस ओवरी के कैंसर है, या किसी भी और तरह का फाइब्रोसिस, फाइब्रॉइड्स है, या गांठ बनी हुई है, उसमें सिस्ट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इवन जब ब्लॉकेज है और कंसीव ना करने की प्रॉब्लम, प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोनल इंबैलेंस है, उन सारे केसेस में इसको इस्तेमाल करना है पैंटी लाइनर। इसके अलावा पैंटी लाइनर जिन लोगों को व्हाइट वाटर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, उनको इस्तेमाल करना है। जिनको इचिंग होती है, रैसेस की प्रॉब्लम होती है, उनको ये इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को नाइट यूरिनेशन या फिर छींकने या खांसने पे यूरिन ड्रॉप्स निकलने की प्रॉब्लम है, उनको इस्तेमाल करना है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या मार्केट फ्रीक्वेंटली जाते हैं, घर से बाहर का टॉयलेट उनको हफ्ते में 3 या 4 बार तो यूज करना ही पड़ता है, उनके लिए तो ये बहुत ही मस्ट है। वैसे लोग जिनका यूट्रस निकाल दिया गया है, उनको भी इस्तेमाल करना है। जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, उनको भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फेक्शन का आपके अंदर कौन सा ऑर्गन है, नहीं है, आपको पीरियड्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका एक इंटरनल ऑर्गन से कोई लेना देना। किसी महिला को पीरियड नहीं हो रहे, लेकिन जब वो, उसको मान लीजिए 45 इयर्स या 50 इयर्स की कोई महिला है, उसको पीरियड्स नहीं हो रहे, लेकिन बाहर की दुनिया तो वैसी है, टॉयलेट्स तो उसके लिए वैसे ही है, अंडरगारमेंट्स तो वो भी पहनती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो महिला होती है, उसके यूट्रस में एक नई जान पल रही होती है।
तो कोई भी इन्फेक्शन जो बाहर से यूट्रस तक पहुंचा, वो उस जो बच्चा आप उस यूट्रस के अंदर पल रहा है, बढ़ रहा है, उसके लिए भी घातक हो सकता है। या फिर अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो आपको ऐसे एंटीबायोटिक्स खाने पड़ सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाने चाहिए नॉर्मली। अगर आपने ट्रीटमेंट की भी बात की तो ऐसे एंटीबायोटिक्स खाने पड़ सकते हैं या ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ सकती है जो नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना चाहिए। तो इस वजह से प्रेगनेंसी के दौरान प्राइवेट पार्ट से तरह तरह के हार्मोन्स का डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स होते नहीं तो पैड यूज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि पैड का रिलेशन केवल पीरियड्स से और पीरियड्स के दौरान होने वाली अनहाइजीनिंग या हाइजीनिंग से है। लेकिन पैंटी लाइनर आपके प्राइवेट पार्ट की 24/7 हाइजीनिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसीलिए जितनी भी महिलाएं हैं वो पैंटी लाइनर को इस्तेमाल करें और इसको प्रमोट करें। कई बार क्या होता है कि महिलाएं आपस में एक दूसरे से बात करती हैं और उसके बाद उनको पैड्स के बारे में बताना शुरू कर देती है, लेकिन सामने से अगर महिला ने जवाब दिया कि मेरा तो यूट्रस निकाल दिया है या मेरा तो अभी मेनोपॉज हो गया है, तो उनको लगता है अब इससे क्या बात करें, इसको तो पैड की जरूरत ही नहीं है। फिर वो सोचते हैं इसके बच्चों का इस्तेमाल होगा। क्यों? आपके पास पैंटी लाइनर तो है, पैंटी लाइनर उसके लिए भी जरूरी है। आप उसको पैंटी लाइनर के बारे में समझा सकते हैं। क्या यूटीआई की प्रॉब्लम 60-65 साल की महिला को नहीं होती? क्या 6 साल की बच्ची को यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होती? अब इसके अलावा पैंटी लाइनर और कहां कहां यूज हो सकता है? आपने देखा होगा छोटे बच्चों को वो टेप वॉर्म की प्रॉब्लम होती है, जो कीड़ा जो उनके एनस से निकलता है या लैट्रिन में आता है, व्हाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े। हम उनको कीड़े की दवाई जो छोटे बच्चों को जब इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो उनको जहां से वो लैट्रिन के रास्ते पे अगर आप उनको पैंटी लाइनर लगाते हैं तो ये एक्टिव ऑक्सीजन और एनायन की वजह से वो वॉर्म्स मरने शुरू हो जाते हैं। तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स के केस में जब आप वहां पे इसको इस्तेमाल करते हैं तो जो घाव होता है जहां से ब्लीडिंग हो रही होती है एक्सटर्नली, वहां पे जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन को कम करता है और उस वुंड को हील करने में फिसर के केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसा घाव जो बहुत टाइम से नहीं भर रहा हो या किसी भी तरह के घाव कट को बैंडेज करने से पहले अगर आप पैंटी लाइनर को या पैंटी लाइनर का जो वो ग्रीन कलर का एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप है वो निकाल करके अगर लगा दे तो वो घाव भरने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा कहीं पे अगर स्वेलिंग हो, चोट लग गई हो, मोच आ गया हो, वहां पे अगर आप वो चिप निकाल करके लगा करके बैंडेज करते हैं तो आपको फायदा होगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पैरों में तलवों में पसीना आता है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पसीने की बदबू की प्रॉब्लम होती है, कई जगह पे वो जाते हैं और जहां पे जूते उतारने की प्रॉब्लम होती है वो लोग शर्मिंदगी महसूस करते वो जूते उतारते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जूते उतारते ही बाकी लोग भाग जाएंगे, कितनी बदबू आएगी। तो ऐसे लोग अपने सॉक्स में ये चिप निकाल करके डाल सकते हैं, पूरे दिन तक उनको जूतों की अंदर से बदबू नहीं आएगी। यही सेम चिप पैड में भी है, लेकिन इन सब कामों के लिए अगर आप पैड का चिप निकाल के इस्तेमाल करेंगे तो पैड ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। पैंटी लाइनर की कॉस्ट लगभग 7-8 रुपए पर पैंटी लाइनर पड़ती है, तो वो आपको कम कॉस्टली पड़ेगा। जिन लोगों के स्वेटिंग के ज्यादा बदबू की प्रॉब्लम होती है, बार बार दिन भर डीओ लगाते रहते हैं और उसकी वजह से खासतौर से महिलाओं को होती है कि उनको अंडरआर्म्स में स्वेटिंग की ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो बार बार डीओ लगाते हैं। उसके बाद वहां पे डार्कनेस का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको उनको स्लीवलेस पहनने में प्रॉब्लम होती है। अगर स्लीवलेस पहन भी ले तो स्वेटिंग और बदबू की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोग अगर स्लीवलेस नहीं पहन रहे हैं तो वहां पे पेपर टेप की मदद से अंडरआर्म्स में पैंटी लाइनर का चिप लगा सकते हैं, तो ये बदबू की प्रॉब्लम को खत्म करेगा विदाउट यूजिंग डिओड्रेंट। कई लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो डीओ यूज नहीं कर पाते हैं। कई महिलाओं को जब ब्रेस्ट की शैगिंग होती है तो ब्रेस्ट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पे आप देखेंगे रैशेस या रेडनेस या ब्लैक जैसा हो जाता है और स्किन में इंफेक्शन हो जाता है। वो भी वहां पे स्वेटिंग होने से, स्वेटिंग के वहां पे जमा रहने से, उसमें बैक्टीरिया होने से ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है। ये चीजें जो हमारे घुटने के पीछे वाला हिस्सा होता है वहां पे भी होता है, अंडरआर्म्स में भी होता है। तो खास तौर पे सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम ब्रेस्ट के नीचे होती है, ब्रेस्ट के जो नीचे का हिस्सा होता है
जो पेट के ऊपर का हिस्सा, जो स्किन का हिस्सा होता है, वो डार्क हो जाता है, वहां पे इचिंग होती है या वहां पे अजीब तरह से स्किन हो जाती है, तो वहां पे आप पैंटी लाइनर की पट्टी कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को नॉन कैंसरस गांठें हो जाती है ब्रेस्ट में, जो सिस्ट ब्रेस्ट में हो जाते हैं, फाइब्रस या फाइब्रोएडिनोमा वगैरह, तो जहां पे वो गांठ छूने से महसूस होती है, वहां पे अगर आप पैंटी लाइनर का चिप निकाल करके गीला करके लगाएंगे तो वो, और उसके साथ साथ ओपीसी देंगे, तो गांठ धीरे धीरे साइज में रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इवन इन केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अगर उसको जहां पे गांठ महसूस हो रही है, वहां पे पैंटी लाइनर के चिप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको मुंह में बदबू की प्रॉब्लम, पायरिया की प्रॉब्लम है, उनको पैंटी लाइनर का चिप निकाल करके मुंह में रख के चबाना है। उसको निकलना नहीं है, स्वेलो नहीं करना है, खा नहीं जाना, खाली चबाना है थोड़ी देर। जैसे च्युइंगम हम करते हैं, च्युइंगम चबाने के बाद निकल तो नहीं जाते, उसको फेंक देते हैं, तो वैसे ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मल्टीपर्पस रीजन्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, या कुछ लोगों को धूप में जाने की वजह से हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती होती है, तो उस केस में पैंटी लाइनर का चिप गीला करके आप सिर पे चिपका लीजिए और लेट जाइए थोड़ी देर, 15-20 मिनट आंखें बंद करके लेट जाइए, आपका हेडेक गायब हो जाए। फीवर के केस में जो बर्फीला पानी होता है, एकदम ठंडा पानी, जैसे हम ठंडे पानी की पट्टी करते हैं ना, उसकी जगह पे आप पैंटी लाइनर को इस्तेमाल करें। या किसी का सिर अगर ज्यादा बड़ा या ब्रॉड है, तो आप डे यूज पैड इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम ठंडे पानी में, बर्फ वाले पानी में उसको गीला कीजिए और उस पे रुमाल या किसी और चीज से पट्टी करने की बजाय पैंटी लाइनर की पट्टी कीजिए, फीवर जल्दी उतरे। अब इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसके इतने सारे इस्तेमाल है और इतना कम दाम है, अगर आप इसको प्रमोट नहीं कर रहे थे, केवल पैड को प्रमोट कर रहे थे, तो डेफिनेटली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बहुत ज्यादा घाटे में थे, है या नहीं? अब अगर पैंटी लाइनर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो पूछ सकते हैं, और आज हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो हम हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज भी, क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा फेसबुक लाइव का कैमरा घुमा दूं। ओके, बहुत सारे हैंड रेज हो गए। ओके, गुड। मीनाक्षी वर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, जो आपने अभी बताया था ना कि बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, उसमें कैसे यूज करना है इसको? जो कीड़ा लैट्रिन के साथ बाहर निकलता है ना, उसमें जो लैट्रिन बाहर निकलने का रास्ता जो एनस होता है ना, वहां पे इसको चिपकाना है। रात को सोते समय चिपका दीजिए, सुबह हटा दीजिए। ओके सर। 1 हफ्ता करने से ही कीड़े मर जाते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। जो लोग सवाल अपना पूछ लेते हैं, कृपया अपना हैंड डाउन कर लें। विशुद्धि वोरा जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ सर, आवाज सुनाई दे रही है मेरी सर? हाँ, बहुत जोर की सुनाई दे रही है मैम। ओके सर, मेरे को ये पूछना है कि पैंटी लाइनर 24 आवर्स पहनने का ही है अपने को, कि कैसे रहता है उसका? जब भी आप पैंटी पहनते हैं, पैंटी लाइनर लगा के रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम दिन के टाइम में तो जरूर लगा के। ओके। और उसका मेरे को, जो किसी किसी को ऐसा रहता है कि यूरिन में इतना वो छींक खाते हैं कि बगासा खाते, तो उनका यूरिन पास ही हो जाता है, लेकिन उन लोग को ऐसा लगता है कि वो पैंटी में गए तो क्या थोड़े दिन पहनते हैं, उसके बाद वो लोग समझते हैं कि नहीं ये तो रोज का हो गया, ऐसे समझते हैं। हाँ, तो ये आपको जो यूरिन करने के समय में, या सॉरी छींक खाने के समय में या खांसते समय में जो यूरिन पास हो जाता है, वो एक प्रॉब्लम है, वो ब्लैडर की वीकनेस है, तो उसका तो ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए उनको। ये नॉर्मल नहीं है कि यूरिन करते समय, छींक खाते समय यूरिन निकल गया, दिस इज नॉट नॉर्मल, वो एक बीमारी है, तो उसका आपको उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट करना चाहिए। और पैंटी लाइनर तो हमेशा पहनना है, जो मैंने आपको बताया है ये रीजंस, वो उनको बताइए और उसके हिसाब से फिर उनको बताइए कि पैंटी लाइनर हमेशा पहनना है और क्यों पहनना है। और बच्चे को वो बोले ना, कर्म वर्म्स हो जाते हैं,
तो उन लोग को कैसे आप लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं बच्चों लोग को? वॉर्म्स के लिए तो जो दवाइयां आती है वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा 5-7 दिन जब उनको एनएस पे अगर पैंटी लाइनर चिपकाते हैं तो इसके एक्टिव ऑक्सीजन की वजह से भी वॉर्म्स मरने लगते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओम प्रकाश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग जी। सर जैसे इसका पैंटी लाइनर का डेमो करना है तो क्या उसी तरह जैसे पैड का डेमो करते हैं? देखिए, पैड के डेमो में मोस्टली आप क्या दिखाते हैं? उसकी जैसे- एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी दिखाते हैं जी राइट। जी जी पैंटी लाइनर में जेल होता नहीं है। जी 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 ठीक है, उसके बाद उसके चिप का डेमो दिखाते हैं। तो जब आपको जी, चिप जी। दिखाते हैं तो पैंटी लाइनर बाद में, मैंने देखा है ज्यादातर महिलाएं पैड का डेमो करने के बाद पैंटी लाइनर के बारे में हेलो। बात ही नहीं करती। तो आपको पैड का डेमो करने जी, के बाद सिर्फ पैंटी लाइनर एक पीस निकाल के दिखाना है कि ये पैंटी लाइनर है, इसको इसलिए इसकी इस्तेमाल करने की वजह ये है, और इसके अंदर भी यही चिप है जो आपने उसमें देखा, तो उसके ये फायदे, ये आपको बताना है। उसका अलग से डेमो करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट रेखा यादव मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी सर, बिल्कुल जैसा आपने बताया पैंटी लाइनर जब भी हम डेमो करते हैं तो दोनों ही चीज़ों को रिकमेंड करते हैं, जितने भी नॉर्मली है, क्योंकि बहुत बार आपकी मीटिंग अटेंड की, आपने बहुत बार इन चीज़ों के बारे में बताया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक बच्ची से मिले सर, उसके लिए थोड़ा डिस्कस करना था। जी मैम, बताइए। जी सर, वो 12 साल की लड़की है और उसको ये जो कान के सर यहाँ पे हाथ नहीं लगाया जाता है, बिल्कुल टच नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सारा ट्रीटमेंट करा लिया तो बोली मैम इसका कुछ हो सकता है? सारी चीजें कि वहां नॉर्मल पे है सर। कोई स्वेलिंग, रेडनेस, किया वहां पे टच करने से क्या उसको दर्द होता है या जी करंट जैसा सर, लगता है? जी सर, बिल्कुल दर्द, मतलब छू नहीं सकते हैं, बिल्कुल कान थोड़ा सा पीछे से रेड हो रखा है उनका, और उनके परमानेंट दर्द रहता है इस वाले पूरे हिस्से में। तो उसके कान के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है जो बाहर वहां पे ट्रेवल हो रहा है। तो वो किसी ईएनटी वाले से दिखाया उन्होंने? जी सर, दिखा भी लिया है। देखिए, एक्सटर्नली जो वो दर्द और वहां पे छूने से जो दर्द होता है वो तो पैंटी लाइनर का चिप, जब वो सो जाए ना, उसको गीला करके बोलिए वहां पे चिपका देने के लिए, तो उससे वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन बाहर के हिस्से में ही अगर मान लीजिए किसी किसी चीज के काटने से, लेकिन अगर ये बहुत समय से है तो केवल बाहर ही नहीं होगा, ये अंदर कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, तो उनको बोलिए एक बार ईएनटी वाले को दिखा ले और रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करें। बाकी जो सर, बाहर का जो प्रॉब्लम है वो तो पैंटी लाइनर के चिप चिपकाने से हो जाएगा। जी सर, उन्होंने एमआरआई करा लिया है और सीटी स्कैन भी करा लिया है, और जो एक्सरे वगैरह था स्टार्टिंग में, तो सब कुछ करवाया, लेकिन उसके अंदर इन्फेक्शन बता रहे हैं अंदर। अंदर इन्फेक्शन होगा तभी वो बाहर आ रहा है। तो अंदर का तो आप मुझे रिपोर्ट भेजेंगे तो उसके हिसाब से मैं ट्रीटमेंट बता पाऊंगा। बाहर ही एक्सटर्नली वो, उसको आप अगर कान पे टच करने से जैसे पेन हो रहा है ना, तो वहां पे अगर पैंटी लाइनर को चिपकाना शुरू करेंगे तो वहां पे जो स्वेलिंग है वो उसको कम करेगा, तो दर्द थोड़ा कम हो जाएगा उसका। तो सर फिर रिपोर्ट्स मंगा लूं मैं उनसे? हाँ, रिपोर्ट्स मंगा करके आप बता भेज दीजिएगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ओके, पूनम जैन मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, मेरा क्वेश्चन है कि प्रेग्नेंट लेडी जो है, क्या वो पैंटी लाइन को रेगुलर यूज कर सकती है? हाँ हाँ, ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है, फायदा ही है उसका। ओके सर। और जैसे हम लोग अगर घर पर ही है, दिन भर कहीं नहीं जाए, तो क्या रेगुलर हम लोग को भी घर पे यूज करना चाहिए? अगर आपने पैंटी पहना हुआ है तो ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे कम हो जाती है, तो इन्फेक्शन के हाँ। चांसेस रहते हैं, ओके सर, तो करना चाहिए मतलब रेगुलर यूज करना चाहिए घर पर भी? ऑब्वियसली। ओके सर, थैंक यू सर। छाया मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, जैसे किसी किसी को रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं, बार बार हो जाते हैं, क्लियर होते हैं फिर हो जाते हैं, तो उस पे भी ये चिप लगाने से फायदा होगा? नहीं, वो फंगल इन्फेक्शन है, उसमें ये इफेक्टिव नहीं होगा। उसमें आप हमारा जो ऑयल है, आंवला नीम हेयर ऑयल,
उसमें जो टूथपेस्ट होता है ना, उसका बहुत कम अमाउंट लेकर के, हाथ पे थोड़ा ऑयल ले लिया, टूथपेस्ट ले लिया थोड़ा सा, उसको मिक्स करके मलहम जैसा बना करके वो लगाने से फायदा होगा। बट याद रखिए टूथपेस्ट का अमाउंट बहुत कम रखना है। जी सर, थैंक यू सर। सोनम मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि फेस पे अनवांटेड हेयर आते हैं, काफी लड़कियों से मेरी कांटेक्ट हुई है, तो क्या इसका ट्रीटमेंट क्या है अपने आप में? देखिए ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। यस फेस पे सर, अनवांटेड, हर किसी के बॉडी में मेल और फीमेल हार्मोन होते हैं। तो यस सर, जब मेल हार्मोन डोमिनेट करने लगता है, डोमिनेट दो तरह से हो सकता है, या तो मेल हार्मोन बढ़ने लगे या फीमेल हार्मोन घटने लगे, ठीक है। ओके सर। तो उसकी वजह से अगर मेल हार्मोन डोमिनेंट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेल के सिम्टम्स हैं वो फीमेल में उभरने लगते हैं। तो ऐसे दाढ़ी मूछ का आना, अनवांटेड हेयर का आना, ये सब शुरू हो जाता है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए जो तरीके हैं वो अपना करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में आपको 2-3 चीजें चेक करनी है। एक तो पहले थायराइड का टेस्ट कराना है, लिवर का फंक्शन सही है कि नहीं है, क्योंकि मोस्टली थायराइड ग्लैंड और लिवर के फंक्शन से ही हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो उसके बाद आप उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मोस्टली ओमेगा, जिंक, मल्टीविटामिन, ये 3 चीजों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने से और बीसीएम करने से हार्मोनल बैलेंस हो जाता है। सर थायराइड तो मतलब चेक कराई है, तो थायराइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, रिपोर्ट देखी है मैंने, थायराइड थायराइड की नॉर्मल है। प्रॉब्लम नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन की प्रॉब्लम होगी। तो वो हार्मोनल, या तो आप टेस्ट करा सकते हैं या डायरेक्टली आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस ही इसका रीजन होता है और कोई रीजन नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। एम्मा मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर गुड इवनिंग, कैसे हैं सर आप? मैं फर्स्ट क्लास मैम, आप बताइए। बस ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर अगेन। जी हाँ जी, अच्छा अनुराग सर, एक्चुअली आई डू हैव अ पेशेंट, हर एज इज 20 years old ओके। एंड उसको ना बहुत एक्यूट प्रॉब्लम हो रही है, उसके ना ओवरी में सिस्ट बता रहे हैं डॉक्टर्स। पीसीओएस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो मैं कल उसको वैसे तो पैंटीलाइनर्स देख के आई थी, तो उन्होंने ये बोला कि 3 months के लिए उनको पहले उसको हॉर्मोन्स पे डाल दिया था। तो उसको ना एक्चुअली अनुराग सर बहुत एक्यूट पेन होती है उसको, और इतनी एक्यूट पेन हो रही है उसको आजकल के, जैसे वो यूरिन भी करती है ना, तो यूरिन भी रुक रुक के आ रहा है उसका। हाँ। तो एक्यूलाइफ से आपने चेक किया उसको? नहीं सर, आई डोंट हैव एक्यूलाइफ। इसमें एक्यूलाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्यूलाइफ आपको चाहिए। फिलहाल के लिए आप उनको एक काम करो, फिलहाल के लिए आप उनको ओमेगा, टी-पॉली और जिंक स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर सिटिंग पोजीशन में बीसीएम कर सके तो वुड बी वेरी मच गुड, और पैंटीलाइनर तो लगाएंगे ही, लेकिन जो इनका इन्फेक्शन है वो शायद ब्लैडर को या यूरिनरी ट्यूब को दबा रहा है, या फिर जो यूट्रस का साइज है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्यूब कंप्रेस हो रही है, दब रही है, तो सही से यूरिन का फ्लो नहीं आ रहा, ठीक है। या फिर वो इन्फेक्शन किडनी तक जा रहा है। ओके ये तो या तो लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड प्रॉपर्ली होना चाहिए एक बार, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, या फिर क्योंकि जब नॉर्मली लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड 2 तरह से होता है। एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बोलते हैं बहुत देर से पानी पीते रहो और पेशाब मत करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो लोअर ठीक से वाला। इमेज आए, डायलेटेड हो, लेकिन जब उस समय क्या होता है, ब्लैडर जब फुल होता है तो प्रेशर क्लियर होता है और यूरिनरी ट्यूब भी पूरी तरह से फैल जाती है। तो उस समय अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज ठीक से पकड़ में नहीं आ पाती। तो ये चीज बता करके अगर अल्ट्रासाउंड होगा तो वो चीज पे वो ठीक से ध्यान करेंगे। नहीं तो मुझे एग्जैक्टली उनको क्या नहीं बोलने तो आप एक्यूलाइफ से, नहीं तो आप सबसे बढ़िया एक्यूलाइफ से चेक कर लीजिए, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहाँ है। ओके ओके, ठीक है सर। ओके, ठीक है सर। और वैसे सर उसको क्या दूं, जिंक, ओमेगा एंड टी-पॉली ठीक है। थैंक यू अनुराग सर, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड सर, थैंक और यू। उनको पीसीओएस भी है तो ओपीसी भी दीजिए। ओके ठीक है सर, ओपीसी आल्सो, राइट सर, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। नेक्स्ट विशुद्धि मैम अगेन। हाँ जी मैम, पूछिए। सर
कोई इधर सब लोग क्या रहते हैं कि 40 सिस्टम रहता है तो टॉयलेट तो सबका कॉमन रहता है। राइट। तो उन लोग को क्या कैसे वो आप बोलते हैं ना कि जो उसकी सीट रहती है वेस्टर्न टॉयलेट की उसके ऊपर बैठते तो उन लोग का यूरिन जो बोलते तो वो बार बार क्लीन नहीं करते, तो क्या उन लोग को कंटिन्यूसली पेंटी लाइनर पहनना पड़ता है? हाँ जी, पैंटी लाइनर पहनना चाहिए। पड़ता है क्या? कुछ नहीं करना पड़ता। तो 3 टाइम खाना ना भी खाओ तो भी तो जिंदगी चलती है। नहीं नहीं सर, वो तो खाना लेकिन पड़ेगा पहनना ना। चाहिए, हम तो यही कह सकते हैं ना कि पहनना चाहिए। ठीक है। ओके सर। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि 3 दिन में टॉयलेट भी एक ही बार जाते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी चलती ही रहती है। तो सर लेकिन उसका प्रॉब्लम रहता है ना फिर स्टमक का हाँ, तो प्रॉब्लम। वही मैं कहूँ, तो प्रॉब्लम हो जाए उसके बाद वो बहन ट्रीटमेंट वो शुरू करे। गोली आती है ना बाहर की आयुर्वेदिक गोली, वो लेते हैं फिर भी नहीं आता है। उनको सिर्फ इतना बताइए, ठीक है, वो कॉन्स्टिपेशन का जो इश्यू होता है वो एक अलग इश्यू है, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। ओके जो लोग सर, जो किसी भी वजह से चौली में रहने की वजह से या किसी भी वजह से जिनको कॉमन टॉयलेट यूज करना पड़ता है, वो अगर इंडियन स्टाइल है तब जब वो उस पे बैठ करके टॉयलेट पास करते हैं, आप यूरिन करते हैं या लैट्रिन करते हैं, तो जब वो नीचे गिरता है तो उसके छींटे तो उड़ते हैं, और छींटे उड़ के कहाँ जाएंगे? आपकी बॉडी पे ही आएंगे, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट पे तो आप डायरेक्टली बैठ रहे हो तो वो तो होना ही है। तो दोनों ही केस में आप जितनी बार टॉयलेट जाते हो इन्फेक्शन लेके आते हो। उससे बेहतर है कि उससे अगर आप उससे होने वाली बीमारियों से बचना चाहते हैं तो डेफिनेटली, अब जैसे लोग गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हर साल एक्सीडेंट होता ही है। इंश्योरेंस क्यों कराते हैं लोग? हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? ऐसा थोड़ी होता है कि हर कोई चाहता है कि मैं मर ही जाऊं। लोग बचाव के लिए, तो वैसे ही बचाव के तो ये एक जो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज है वो हेल्थ इंश्योरेंस से भी बेटर है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका है तो वो क्या बीमार हो जाएगा, उसका आप तकलीफ झेल लोगे, पैसे खर्च कर लोगे, तो उसका वो 80% 90% आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन जो आपने दर्द झेल लिया, जो आपका काम रुक गया उसकी वजह से, ये सारी चीजें तो वापस नहीं आएंगी। तो आप अगर चाहते हैं कि ऐसा हो ही ना, तो ये ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपको प्रॉब्लम में पड़ने ही नहीं देता। ओके सर, तो ऐसे हाँ हाँ बोलिए, फिर से आप अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट हो गया। सर रेगुलर ही पेंटी लाइनर पहनना ही पड़ेगा जब तक हम लोग का जीने का है, तब तक वो पहनना ही पड़ेगा ना? यस यस। ओके अगर आप जहाँ पे ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे मच्छरों का खतरा है तो डेली मॉस्किटो कॉइल जलाते हो या मच्छरदानी लगाते हो ना? क्यों? क्योंकि आपको मच्छर कब काटेगा इसका तो ठिकाना नहीं है। नहीं नहीं। राइट। नेक्स्ट सारा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, मैं मरीज है उनको पैर फोल्ड करके बैठते हैं ना, तो यहाँ पर खड़े होने पर कमर में एकदम बहुत जोर का पेन आता है और फिर वो जैसे बूढ़े की तरह चलते हैं वैसे चलते हैं। उनको बिठा के बीसीएम की थेरेपी दीजिए और लंबर और सैक्रल स्पाइन को चेक कीजिए और जिस पॉइंट पे आ रहा है सेंसेशन वहां पे थेरेपी दीजिए। ठीक है। और उसके अलावा स्पाइरुलिना, जिंक और मल्टीविटामिन खिलाइए। ओके, या थैंक यू सो मच, नाइस सेशन, थैंक यू। नेक्स्ट ममता शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर ये पूछना चाह रहे हैं, अगर किसी की बच्चेदानी अगर बाहर आ गई है तो उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं? बच्चेदानी बाहर आ गए, अगर बहुत ज्यादा बाहर आ गई है तब तो उनको फिर सर्जरी कराना द बेस्ट चॉइस। ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बाहर नहीं है, दैट बच्चेदानी बाहर के, हमारा जो सर्वाइकल रीजन है ना, जो दोनों थाई जहाँ पे मिलते हैं वो पूरी पोर्शन ऐसे रहता है। जी जी जी, जिसको सर्विक्स बोलते हैं। तो ये वाले जो जगह है, ये जो गुफा जैसी बनती है उसको सर्विकल कैविटी बोलते हैं जी। यहाँ पे बच्चेदानी रखी रहती है। तो ये मसल्स जो जब सर्विक्स के मसल्स जब वीक होना शुरू हो जाते हैं तो बच्चेदानी अपने वजन से ही नीचे आना शुरू हो जाती है। कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का वजन ज्यादा है, उस वजह से नीचे आ जाती है। कुछ लोगों को, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो ज्यादा जोर लगाते हैं, या बहुत दिनों तक खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है, उस केसेस में भी अगर सर्विकल मसल्स वीक हो गए तो वो नीचे आ जाता है जी। तो उस मसल्स की स्ट्रेंथनिंग अगर आप बीसीएम की मदद से करें और साथ में उनको स्पाइरुलिना मल्टीविटामिन दें तो अगर कम बाहर आता है तो ठीक हो जाता है। एक हद तक ये चीजें काम कर सकती है, लेकिन जिसका बाहर ज्यादा आता है उनको बीसीएम पे बिठा के थेरेपी देना ही मुश्किल होता है।
क्योंकि हाँ, तो वो बैठ ही नहीं सकते, वो बैठ ही नहीं पाते, तो फिर नहीं उनके बैठ लिए नहीं फिर हमारे पाते। पास, तो उस केस में या तो वो सर्जरी करा ले या फिर एक्यूलाइफ की थेरेपी सर्विकल रीजन में देने से काम चल सकता है, बट दैट टेक्स टू लॉन्ग, बहुत लंबा समय लगता है। तो फिर उनके केस में या तो वो सर्जरी करा ले या फिर एक्यूलाइफ की थेरेपी ले, और एक स्क्वैटिंग का एक्सरसाइज आता है जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इस केस के लिए, जो सर्विकल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए स्क्वैटिंग एक्सरसाइज होता है एक, उसके साथ साथ स्पाइरुलिना और मल्टीविटामिन ले तो उनको थोड़ी राहत मिलेगी। अगर ज्यादा होगा तो सर्जरी कराना सर्जरी पड़ेगा कराना ना इज द बेस्ट चॉइस। हाँ, और किसी को अगर ब्लड वाला बवासीर हो और वैसा सूखा वाला हो तो उसमें पेंटिलाइनर यूज कर सकते हैं। सूखे वाले बवासीर में और जो ब्लीडिंग पाइल्स है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक आता है कि जो जिसको ब्लीडिंग पाइल्स है उसको आप बीसीएम नहीं करवा सकते, सूखे वाले को बीसीएम भी करवा सकते हैं। तो उसका जो कॉन्स्टिपेशन है वो जल्दी खत्म होगा और उसको बॉवल मूवमेंट जल्दी सही होगा और जल्दी ठीक होगा। जो ब्लीडिंग पाइल्स है उसमें आप बीसीएम नहीं करा सकते, लेकिन हेमोराइड और एक्सटर्नल हेमोराइड का जो पॉइंट है वहां पे आप एक्यूलाइफ की थेरेपी देंगे, और जो सूखा है उसमें हेमोराइड और इंटरनल हेमोराइड के पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी देंगे। इसके अलावा दोनों ही केस में जो कोलोन और लार्ज इंटेस्टाइन वाला पॉइंट है वहां पे आप एक्यूलाइफ की थेरेपी देंगे, ठीक है जी। उसके अलावा आप उनको एफओएस, फाइबर, चिटोसन, जिंक, ये 4 सप्लीमेंट। और सर जिसकी बच्चेदानी बाहर है उसको तो बीसीएम नहीं करा सकते हम लोग? अगर ज्यादा बाहर आया हुआ है, बैठने में पोजीशन कंफर्टेबल नहीं बनता है तो नहीं करा सकते। नहीं करा सकते ना, बैठ तो नहीं पाते हैं ना, तब नहीं करा सकते, बैठ नहीं पाते हैं नहीं, तो खड़े होके भी नहीं करना है सर? खड़े होकर के करा सकते हैं, खड़े होकर के, लेकिन खड़े होकर के टाइम ज्यादा लगता है। खड़े होके करा खड़े सकते हैं होकर के करने से भी सर्विकल के मसल्स स्ट्रेंथनिंग होती है, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है खड़े होकर के। हाँ, वही कुर्सी में बैठा के पैरों के लिए करा सकते हैं। देखिए, जब भी बीसीएम पे आप खड़े होते हैं ना, तो अपने आप ही एक ऐसा सेंसेशन होता है जिसमें हिप्स लोग टाइट करते हैं। हाँ। तो वो चीज जब ज्यादा होती है, या वो हिप टाइट करने वाला एक्सरसाइज भी वैसे भी करते रहे, तो वो अपने आप ही धीरे धीरे सर्विकल मसल वो उसको ऊपर की तरफ पुश करता है और मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, तो उसको होल्ड करने लगता है, तो वो बाहर आने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। थैंक यू सर। ओके, पूनम जैन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी मैम। सर मेरा क्वेश्चन है कि पेंटिलाइनर तो यूनिसेक्स है, तो जेंट्स लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं? जेंट्स लोग किसी पर्टिकुलर रीजन्स की वजह से, जैसे मैंने कहा ना, कहीं चोट लग गई, स्वेलिंग हो गया, या कहीं पे एक्ने वगैरह है उसके ऊपर, जहां पे ऑक्सीजन का इफेक्ट लेना है, उनको ऑक्सीजन और एनायन से होने वाले फायदे लेने हैं, वहां पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइल्स के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, फिशर के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, मुंह से बदबू आती है, पायरिया की प्रॉब्लम है, उस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर। देखिए, ये यूनिसेक्स नहीं है, बट सिंस वी आर वर्किंग इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, तो हमें हर चीज का ऑल्टरनेट निकालने की जरूरत होती है। जैसे कल किसी से मेरी बात हो रही थी, तो बोले कि ये इसके लिए, जैसे हेयर ऑयल है वो किसी चीज के लिए बना हुआ है, लेकिन हम और भी चीजों में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो लाइक somebody was saying कि जैसे बेलन होता है वो बना तो रोटी बनाने के लिए है, लेकिन हस्बैंड को मारने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है कभी कभी। तो लाइक दैट ऑल्टरनेट आपको ढूंढना होता है। तो ये सिंस इसमें ये खूबी है और इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कर सकते। ओके सर, थैंक यू सर। सारा मैम, अपने आपको अनम्यूट कीजिए। सर एक लेडी है, उनकी हड्डियां है ना थोड़ी नरम हो गई है, ऐसे किसी थेरेपिस्ट को बताया है, उन्होंने कहा है। हड्डियां नरम तो हो गई मतलब? वो 8 दिन की थेरेपी लेंगे और वो अच्छे हो जाएंगे, मैं आपकी बात नहीं ऐसा वो बोल रहा है। मगर मैं आपकी बात नहीं वो समझा। एक, मैंने कहा कि एक लेडी है, उनकी घुटनों की हड्डियां बहुत नरम हो गई है, ऐसा किसी थेरेपिस्ट को हड्डियां बताया। नरम कैसे होते? नरम तो नहीं होती हड्डियां। तो ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, वो ऐसा बोल रहे हैं तो उससे हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते ना, कोई कुछ भी बोले। अब कोई तो ये भी बोल देता है कि आपके ऊपर भूत का साया है, तो हम उसके हिसाब से थोड़ी ट्रीटमेंट करेंगे। सो लेट हर गेट मी द राइट डायग्नोसिस। आप उनसे पूछो उनको प्रॉब्लम क्या होती है, वो उसका डायग्नोसिस है कि उसकी हड्डियां नरम हो गई है। हमें दूसरे के डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं करना है। घुटनों में दर्द बहुत है। अब घुटनों में दर्द है, लॉन्ग टाइम। हाँ, दोनों घुटनों में दर्द है,
दोनों घुटनों में। तो आप एक्यूलाइफ से चेक कीजिए, रोमेटिज्म का पॉइंट चेक कीजिए, लिवर का पॉइंट चेक कीजिए। हो सकता है कार्टिलेज की प्रॉब्लम हो सकता है रोमेटिज्म ट्रिगर हो रहा हो। हड्डियां नरम जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। हड्डियां कमजोर हो जाती है, पोरस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो या तो वो हो सकता है, लेकिन हड्डियां नरम जैसी, नरम क्या रबर जैसी हो जाएगी, खड़े हो तो आदमी ऐसे सिकुड़ जाएगा, नरम तो नहीं हो सकती ना। तो आप उनसे प्रॉब्लम पूछिए, उनको चेक कीजिए, उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट। अच्छा, दूसरे ने क्या बताया उस पर मत जाइए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट शैलेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर थोड़ा सा पूछना था, एक राय लेनी सर जी आपसे। सर कॉन्स्टिपेशन के विषय में। सर मैं कॉन्स्टिपेशन बहुत परेशान हूँ सर। डिस्ट्रीब्यूटर तो हूँ, बट आज 2 महीने सर ये फोयस और आपके पास एक्यूलाइफ या बीसीएम कुछ है? एक्वालाइफ सर, अभी हमने एक्वालाइफ ले ली है। एक्वालाइफ से रिलीफ देते हैं सर, कानपुर में गंगाराम सर जी बताए थे। सर एक्वालाइफ के पॉइंट रिलीफ देते हैं, कभी दोनों मीटिंग दे लेते हैं सर, कभी एक ही मीटिंग दे पाते हैं, बिजी रहते हैं थोड़ा सा शेड्यूल में थोड़ा। तो सर ये फोयस और 2 महीने। सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह सर 6 बजे उठ जाते हैं। अब 5 बजे उठिए और 5 से 6 एक्यूलाइफ की थेरेपी लीजिए। 5 बजे एक्वालाइफ करें सर? अभी भी कर सकते हैं, 24 घंटे में एक बार करना है। अच्छा अच्छा सर, ठीक है। तो सर एक्यूलाइफ की थेरेपी आपको कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट पे लेनी है, इंटेस्टाइन के पॉइंट पे लेनी है, कोलोन के पॉइंट पे लेनी है और लिवर के पॉइंट पे लेनी है। ओके सर, हम तो अभी लिवर और कॉन्स्टिपेशन वाले पॉइंट पे ले रहे थे केवल। नहीं, कोलोन और इंटेस्टाइन के पॉइंट पे भी लीजिए और साथ में आप एफओएस फाइबर लीजिए, जिंक और चिटोसन लीजिए, ठीक हो जाए। सर ये एफओएस और टिपोली ले रहे हैं, किसी ने सलाह दी हमें एफओएस टिपोली की। 2 महीने से एफओएस खा रहे हैं, टिपोली। कोई बात नहीं, अब आपको सलाह मिल रही है तो आप ये 4 चीजें लीजिए, ठीक हो जाए। सर ये एफओएस और क्या क्या सर? एफओएस, फाइबर, चिटोसन और जिंक। ओके, अब पानी खूब पीजिए, पानी जितना ज्यादा हो सके, कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीजिए। ओके सर, कोशिश है 3 मॉर्निंग उठते सर, फ्रेश होने से पहले पानी पी लेते, काफी पानी तो काफी हो जाता सर, 3 लीटर से ऊपर हो जाता है हमारा। एक्यूलाइफ की थेरेपी रेगुलर कीजिए, सुबह करें, दोपहर को करें, शाम को करें। जो उसका प्रिकॉशन है कि एक्यूलाइफ करने के तुरंत बाद खाना नहीं खाना है, खाना खाने के तुरंत बाद एक्यूलाइफ नहीं करना है, और तुरंत बाद ठंडे पानी से नहीं लेना, वो सारा कुछ फॉलो कीजिए और एक्यूलाइफ कीजिए। कभी भी कर सकते हैं 24 घंटे। ठीक है। ओके सर, 24 घंटे सर एक ही बार करना है एक्यूलाइफ? 24 घंटे में एक पॉइंट पे एक ही बार होता है। अच्छा सर, ओके 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 सर, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट ओम प्रकाश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। हमारे पिताजी हैं सर, उनको एनस में एक कंचे के बराबर एक गांठ हो गई है सर, वो बाहर आ जाती है और उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। आप उनको चिटोसन का पाउडर स्प्रे करके पैंटी लाइनर या पैंटी लाइनर की चिप वाली पट्टी कीजिए, ठीक है जी। और साथ में उनको जो ये जो क्या कहते हैं पाइल्स वाली जो इंटरनल हेमोराइड वाला थेरेपी है वो शुरू कीजिए एक्यूलाइफ की। और खाने के लिए उनको फाइबर, एफओएस, चिटोसन ये सब दीजिए, ठीक हो जाएगा। ओपीसी दीजिए, गांठ भी निकलने खत्म होनी शुरू हो गई जी। फाइबर, हाँ, फाइबर, चिटोसन, एफओएस और ओपीसी। नेक्स्ट है बी प्रसाद जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी सर, हमको थोड़ा फिस्टुला का शिकायत है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके सबसे पहले तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बार बार होगा, आपको प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसके लिए आप जो एक्सटर्नल हेमोराइड्स वाला जो पाइल्स वाला जो थेरेपी है वो थेरेपी लीजिए। एफओएस और फाइबर का रेगुलर सेवन कीजिए, ठीक है। और एक्सटर्नली आप जिंक, चिटोसन और पैंटीलाइन तीनों का पट्टी कर सकते हैं। मतलब पैंटीलाइनर को गीला किया, उसके ऊपर जिंक और एक बार चिटोसन का पाउडर स्प्रे करके वो पट्टी लगा। क्या ऑपरेशन कराना सक्सेसफुल होगा सर? ऑपरेशन कराने के बाद भी लोगों को हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो पहले ये ट्राई करके 1 महीना देख लीजिए, आपको 1 महीने में पता चल जाएगा कि मेरे को रिलीफ हो रहा है या कि नहीं हो रहा। उसके बाद ऑपरेशन को लास्ट ऑप्शन रखिए। जी, ठीक है।
राजेश यादव सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर हमारे पिताजी हैं, वो कहीं कहीं जब ज्यादा काम कर लेते हैं तो सीने में दर्द होने लगता है और आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही में सर, आपकी दर्द आवाज ठीक से होता नहीं है। आ रही। थोड़ा नेटवर्क में आके बात करें। हेलो सर। हाँ अभी आ रही, बताइए। आ रही सर। बताइए। सर हमारे फिर ब्रेक हो रही है आवाज, कर वॉइस ब्रेक लेते हो हैं रही है। ज्यादा तो दर्द होने लगता क्या 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 कहा आपने? सर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क चेक कीजिए अपना, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ जी सर, नेटवर्क तो है। नहीं, आपकी आवाज ब्रेक होकर के आ रही है। हाँ बोलिए। सर हमारे पिताजी हैं जो जब काम कर लेते हैं, ज्यादा काम कर लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं तो सीने में दर्द होने लगता है। कहाँ दर्द होने लगता है? सर आवाज आ रही है? कहाँ दर्द होने सीने में, लगता है? छाती में। छाती में दर्द होने लगता है। हाँ, उनको कॉर्डिसेप्स, उनको, हाँ समझ गया मैं। उनको कॉर्डिसेप्स, स्पाइरुलिना, टीपोली और मल्टीविटामिन खिलाई, ठीक हो जाएगी। कॉर्डिसेप्स, स्पाइरुलिना, टीपोली और मल्टीविटामिन खिलाइए और हेड केयर का मसाज करने के लिए बोलिए, ठीक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक। ओके, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। अब इस रिकॉर्डिंग को बंद कर दें। पहले कहां से बंद होगा? इधर से बंद होगा।